पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जबकि पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के चेयरमैन वकार मूसा साहब भी हमारे साथ हैं। पहले नदीम अफजल चंद साहब, मैं आपकी जानिब आता हूं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, पहले तो ये मैं कहना चाहूंगा कि गल वध गई थी, लेकिन उसके बाद वजीर आजम ने नोटिस ले लिया नदीम साहब, और पीपल्स पार्टी मुसलसल इस पर आवाज़ बुलंद करती रही है। आपने भी भरपूर मुखालफत की, आप इसमें पेश रहे, लेकिन अब जब नोटिस ले लिया गया है और आपने अदालत जाने का ऐलान किया था, तो अब तो अदालत जाने की जरूरत नहीं है नदीम साहब। देखें जी, अभी तो पहले भी हुकूमत की तरफ से जो नेपरा है ना, पहले तो मैं कहूँगा कि नेपरा रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, ये तो कोई पावर मिनिस्ट्री का मुझे कोई विंग लगता है। हालांकि रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए जो प्राइवेट कंज्यूमर गवर्नमेंट लेवल पे जो सब के ऊपर रेगुलेट करे चीज़ों को। बड़ा अफसोस हुआ मुझे कि नेपरा की कारकर्दगी पे, और नेपरा ने आज तक सार्फिन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, खा IPP का मामला हो, कैपेसिटी चार्जेस का मामला हो या कोई और पॉलिसीज हो। नेपरा ने कभी आम आदमी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। शायद ये नेपरा खास लोगों के लिए बनाया गया है। और उससे अगली बात जो है सोलर पे, देखें गवर्नमेंट की पॉलिसियां होती हैं, आपने लोगों को डंडोरा पीटा, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, एनवायरमेंट आप, और उसके ऊपर आप रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर आपने एक सोलर के ऊपर कामयाबी आपने जिम्मे लेते रहे। और अब मैं तो समझता हूँ कि अब ये जो ऑफ ग्रिड इनकी जो पॉलिसीज हैं, ये ऑफ ग्रिड कर लोग चले जाएंगे। शायद को बैटरीज बेचने वाला माफिया जो है वो आगे आना चाहता है ताकि हमारी बैटरीज बिकें, और उस माफिया को ये सपोर्ट करना चाहते हैं। इसी वजह से सोलर के ऊपर ये नेट मीटरिंग के ऊपर और लोगों को ऐसे घन गरज में डाल दिया है। लोगों को कॉम्प्लिकेट चीजें कर रहे हैं, सादा नहीं रहने दे रहे हैं, मुश्किल तरीन किए जा रहे हैं ताकि लोग सोलर से हट के, या ग्रिड बिजली और सोलर की लोगों की लड़ाई होती रहे और लोग फिर अल्टीमेटली बैटरियां लेने पे मजबूर हो जाए। लेकिन नदीम साहब, अब तो वजीर आजम ने ले लिया, नोटिस ले लिया। देखिए, नोटिस कुछ नहीं होता। नोटिस जब तक अमल दरामद नहीं, और वजीर आजम साहब ने पहले कैबिनेट में ये चीजें अप्रूव की हैं। पहले वजीर आजम साहब की मिनिस्ट्री जो है वो नेपरा में आके, मैं तो खुद पटिशनर था, और नेपरा में मिनिस्ट्री आके अकेली, बाकी सारे सोलर वाले हो गए, प्राइवेट सेक्टर हो जाए, या इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, या कंज्यूमर, और दूसरा अमीर लोगों ने तो ऑलरेडी सोलर लगवाया हुआ है। अब सोलर सस्ता होने की वजह से गरीब और मतवस्त तबका लगाने लगा है, तो अब आपने अपनी पॉलिसियां चेंज कर ली हैं। इसका मतलब है जिस पॉलिसी का फायदा आम आदमी को होने लगे उसके ऊपर आप तलवार लेके खड़े हो जाएं। तो ये आपको, अगर आपकी गवर्नेंस ठीक नहीं है, या आपके डिपार्टमेंट डिस्को ठीक नहीं कर रही काम, या आपके ग्रिड स्टेशन का सिस्टम ठीक नहीं है, तो उसका सारफ को, आम आवाम को आप क्यों उसका नुकसान देते हैं, उसके ऊपर उसका मुआशी कत्ल क्यों करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस फ्रॉड के ऊपर गवर्नमेंट को जरा सीरियस सोचना चाहिए, और बजाय इसके कि अपनी वापड़ा की मिनिस्ट्री को, एनर्जी मिनिस्ट्री को या डिस्को को ठीक करने के, तो आप एक पॉलिसियों के पीछे पड़ गए। अच्छा नदीम साहब, वैसे तो आप भी हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ये भी आपको बता दूं कि वफाकी जो वजीर तवानाई है वैस लगारी साहब, उन्होंने ये कहा था कि सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी से अमीरों को फ़ायदा हो रहा है, और एलीट क्लास जो है वो बड़े सिस्टम लगाकर इससे पैसा बना रही है, और फिर साथ में जो प्रोटेक्टेड कैटेगरी है वो ज़ाहिर है इसमें भी आते हैं, फिर जो गरीब तबके को सब्सिडी दी जाती है वो ये प्रोटेक्टेड कैटेगरी में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि उनका दावा तो फिर दुरुस्त था। देखिए, आप अमीरों पे सोलर पे प्लेटों के ऊपर जो कनाल से बड़ा घर है, या जो एग्रीकल्चर के अलावा जो सोलर है, या जो इंडस्ट्रियों पे लगा है, आप उन पे टैक्सेस लगा दें। आप आम आदमी को क्यों सजा दे रहे हैं? उन दौलतमंदों को, दौलतमंद तो 10 साल से सोलर चला रहा है, दौलतमंद तो 10 साल से उसने पैसे कमा लिए होंगे। अब सोलर का आम आदमी को फायदा होने लगा है, 2025 में 24 में आम आदमी को फायदा होने लगा है, क्योंकि सोलर सस्ता हुआ है। और जिन इलाकों में अच्छी रोशनी, अच्छी धूप होती है, वहाँ पे लोग वेल्डिंग का काम, ट्यूबवेल के जो जरी ट्यूबवेल है, वो छोटे छोटे दुकानों वाले, छोटे छोटे घरों वाले, वो छोटे छोटे कारोबार वाले, वो सोलर प्लेटों पे जा रहे हैं, और आप बजाय उनको नेट मीटिंग में फायदा देने के आप सबको नुकसान दे रहे हैं। और आप बड़े लोगों को लिए पॉलिसी, आप टैक्स लगा दें, आप सुपर टैक्स लगा के भी आपको सुकून नहीं मिल रहा। अच्छा, और साथ में शेरी रहमान साहिबा ने यह भी बात की है कि जो बिजली की तकसीम का निज़ाम है वो सूबों के हवाले कर दिया जाए। आप इससे भी इत्तेफाक करते हैं? ये अगर वफाक फेल हो चुका है तो बेशक कर दे सूबों के हवाले। वफाक तो इस वक्त रिकवरी इनकी ठीक नहीं हो रही, 40% से ज्यादा लाइन लॉसेस है। सर्कुलर डेट जो गर्दिशी कर्जा है वो अरबों रुपया, 1000 बिलियन से ज्यादा वापडा का और 1000 बिलियन से ज्यादा गैस का, तो वो इस महकमे का क्या फायदा क्या है आवाम को?
कैपेसिटी चार्जेस में हम पेमेंट कर रहे हैं, वो कंज्यूमर को नुकसान नहीं हो रहा उन चीजों का। सोलर प्लेटों से आप कंज्यूमर को 8% का फायदा हो रहा है और 92% का नुकसान हो रहा है। क्या ये ड्रामाबाजी बता रहे हैं लोगों को? जो सर्कुलर डेट को इनकी वजह से बन रहा है, जो चोरी की वजह से, जो बैड गवर्नेंस की वजह से बन रहा है, उसका फायदा और नुकसान किसको हो रहा है? ठीक है, नदीम अफजल चंद साहब, आपने हमें शो में ज्वाइन किया, आपका बेहद शुक्रिया। इसी हवाले से हम बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे ज़हीर अली भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ज़हीर, जब हम ये देख रहे हैं ना कि 2 रोज़ पहले इन रेगुलेशंस के हवाले से हम देखते हैं कि इनको नाफिज किया जाता है, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? आप क्योंकि इस पर गहरी नज़र रखे हुए हैं, अचानक ऐसा क्या हुआ था? फिर अचानक हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने अब इसका नोटिस भी ले लिया है सिर्फ 2 दिन के बाद ही। देखें, जब से ये रेगुलेशन नाफिज की गई हैं और जब से समात का इस पर आगाज़ हुआ था, तो जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उनकी जानिब से मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए थे और ये कहा गया था गवर्नमेंट को कि अगर आपका ग्रिड स्टेबल नहीं है तो इस पर फिक्स चार्जेस आयद किए जाएँ पर कंट्रैक्ट। लेकिन जब आप इसको कंट्रैक्ट को रिव्यू करेंगे और जो बाई बैक रेट है उसको कम करेंगे, तो उसकी वजह से सोलर की हौसला शिकनी होगी और इसकी वजह से प्रेशर आया और पब्लिक प्रेशर की वजह से प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया और अब पावर मिनिस्ट्री को ये कहा है कि इसको रिव्यू किया जाए। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो प्रेस रिलीज जारी की गई है, अलामिया जारी हुआ है, उसमें आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो अलामिया जारी हुआ है उसमें भी पावर डिवीजन की हमायत की गई है। इस हद तक तो ये पॉजिटिव है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया है। एक इजलास हुआ है जिसमें उनको ब्रीफिंग दी गई है नेपरा की जानिब से, पावर मिनिस्ट्री की जानिब से। लेकिन साथ ही में ये कहा गया है कि कंट्रैक्ट का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए आप नज़रसानी अपील दायर करें, लेकिन 4,68,000 जो कंज्यूमर हैं इस वक्त सोलर नेट मीटरिंग के, उनका बोझ नेशनल ग्रिड पे ना पड़े। तो ये पावर डिवीजन जो मिनिस्ट्री है उसके क्लेम की हिमायत है इसमें, चूँकि वो इसको जो रिव्यू किया गया या जो नई रेगुलेशंस लाई गई उसमें क्लेम यही किया गया कि जो प्रोटेक्टेड सार्फिन है वो 38% से बढ़ के 63% पे पहुंच गया। अगर नंबर में बात की जाए तो ये कह रहे हैं कि 94 लाख से बढ़ के 2 करोड़ 11 लाख से ये जो तादाद है कंज्यूमर की ये बढ़ी है। और इसके अलावा नेट मीटरिंग का जो शेयर है वो 7,000 मेगावाट तक पहुंच गया है और जो सोलर इंपोर्ट हुआ है वो $8 बिलियन का इसका जो इंपोर्ट बिल है। और साथ में ये भी कहा गया है जो इस वक्त ऑफ ग्रिड है वो 13,000 मेगावाट से ज़ायद हैं और नेशनल ग्रिड के जो सार्फिन हैं ये क्लेम किया गया कि उन पे जो इस वक्त बोझ है वो $2.87 है। लेकिन अगर नंबर्स की बात की जाए तो 3 करोड़ 90 लाख मजमूई तौर पर कंज्यूमर हैं इस वक्त बिजली के, उसमें 4,68,000 जो इस वक्त नेट मीटरिंग वाले हैं उनका ज़्यादा फ़र्क 1.2% भी नहीं है और इतना बड़ा ग्रिड पे फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन पावर मिनिस्ट्री की जानिब से ये क्लेम किया गया कि ये बोझ है, इसकी वजह से 270 अरब रुपए का सालाना का बोझ है और इनके कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू किया जाए। अब जो नए कंज्यूमर आ रहे हैं उनके लिए तो ये बात समझ आ रही है कि उनके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको 7 से कम करके 5 लेकिन साल किया गया। और इसके ज़हीर, अगर हम तब्दीली की बात करें, कुछ था शिकों को तब्दील किया जाएगा, क्या तब्दीलियां मुतवक्के हैं क्योंकि रेगुलेशंस तो ऑलरेडी बन चुकी हैं? जी सवाल दोहराइएगा। मैंने कहा क्या तब्दीलियां मुतवक्के हैं आपके ख्याल में? क्या खबरें सामने आ रही हैं? कुछ शिकों को तब्दील किया जाएगा क्योंकि रेगुलेशंस तो अब नाफिज हो गई हैं। देखिए, शिकें जो इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो यही हैं कि जो नेट बिलिंग है इसको चेंज किया जाए, चूँकि कंज्यूमर ने इस पर इन्वेस्ट किया हुआ है, हुकूमत की अपनी ये पॉलिसी थी। तो वो ये कह रहे हैं कि यूनिट टू यूनिट जो तबादला है उसको वापस किया जाए, चूँकि इस वक्त जो पुराने कंज्यूमर हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट तो बरकरार रहेंगे, 27 रुपये का उनका रेट भी बरकरार रहेगा, लेकिन यूनिट टू यूनिट एक्सचेंज जो चेंज किया है उसकी वजह से उनको बिल ज़्यादा आएगा। उनके जो कंज्यूम रात को ग्रिड पे जब आएंगे बिल होंगे वो, और जो एक्सेस उनके यूनिट्स होंगे उनकी बाकायदा तौर पे नेशनल जो इस वक्त प्राइस है, इस वक्त जो पावर परचेज प्राइस है पर यूनिट, उसकी वैल्यूएशन की जाएगी और उसके बाद उनको जाके फिर बिल दिया जाएगा। तो इस हमारे साथ रहिए। वकास मूसा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वकास साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। वकास साहब, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अब नेट बिलिंग जो रेगुलेशंस है उस पर नोटिस ले लिया है। अब क्या कहा जा सकता है कि सोलर सार्फिन की सुनी गई जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो अब ख़त्म हो जाएंगे, वो दूर हो जाएंगे, या अभी भी ऐसे मसाइल हैं जिनका सामना है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर टेकिंग माय ओपिनियन। देखें, इसमें इसको 2 चीज़ों में डिवाइड कर लेते हैं। एक हमारे वो सारिफ थे जो जिनको आप कहेंगे जो पुराने सारिफ थे, जो कि पहले से नेट मीटरिंग लगा के बैठे हुए थे, या जिनका नेट मीटरिंग का कनेक्शन जो है वो पहले। अभी जो प्राइम मिनिस्टर का जो नोटिस आया है, सबसे पहले तो वो नोटिस खुशाइंद है कि चले प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस चीज़ को देखा है, लेकिन साथ साथ ये भी बताते चलें कि प्राइम मिनिस्टर की नज़रों से ये पहले भी 2-3 दफ़ा ड्राफ्ट गुजर चुका है
इस पे कमेंट्स भी बहुत दफा दिए जा चुके हैं, तो अगर थोड़ा सा पहले देख लेते तो अच्छा रहता, लेकिन चले देर आए दुरुस्त है, उन्होंने एक चीज देखी है। तो इसमें जो दो पॉइंट ऑफ व्यू है या दो जो पार्ट्स हैं, एक पार्ट जो कि पुराने कस्टमर्स के बारे में है, उसमें तो बड़ा एक क्रिटिकल चीज है कि सैंक्टिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सैंक्टिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट कर रहे थे, तो ये तो बड़ी अच्छी चीज है कि उन्होंने देखा है, बिकॉज ये तो एक समझ लें कि एक आपने वादा खिलाफी कर रहे हैं। आपने एक शख्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया है 7 साल का या 5 साल का कि आपके साथ नेट मीटरिंग पे एक मुआहिदा हुआ है, और इसके बाद आप कहते हैं नहीं, अब नेट मीटरिंग पे नहीं होगा, अब नेट बिलिंग पे होगा, मैं 1-to-1 यूनिट नहीं एडजस्ट करूंगा, इसको आपको 25 रुपए दूंगा, ठीक है दूसरे लोगों से बेहतर दूंगा, लेकिन वो वादा के नहीं, वो एक कॉन्ट्रैक्ट के तो आप खिलाफ जा रहे हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी चीज है कि इसको देख रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी सिर्फ इसी चीज पे कहा है, और जरूरत यह है कि ओवरऑल पॉलिसी को भी देखा जाए, बिकॉज इस ओवरऑल पॉलिसी में भी नुकसान हैं, और सबसे बड़ा नुकसान यही है कि लोग ग्रिड से उतर जाएंगे। बहुत सारे और लोग हैं, जिस तरह अभी नदीम साहब ने जो कहा, इसी तरह से और लोग भी कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो सोलर लगाने के लिए तैयार हैं, नए घर बन रहे हैं, नए किसी वजह से किसी ने पहले नहीं लगाया था, अब वो सोलर लगाने वाला है। लेकिन जब वो सोलर का ये देखेगा कि 10 रुपए का रेट आ जाएगा सोलर की प्रोडक्शन पे, तो बहुत सारे घराने जो हैं वो ये फैसला करेंगे कि फिर ऐसा करते हैं, नेट मीटरिंग नहीं करते, हम बैटरी वाला सिस्टम लगाते हैं और बैटरी में डालेंगे, तरफ जाएंगे, और जाहिर है फिर उससे हमारा इंपोर्ट बिल भी बढ़ेगा, क्योंकि बैटरीज इंपोर्ट की जाएंगी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप वज़ीर आज़म साहब की बात भी कर रहे हैं ना वकास साहब, जो उनकी जो उनकी स्टेटमेंट है, अगर उस स्टेटमेंट को देखा जाए तो क्या ऐसा लग रहा है कि सिर्फ पुराने मुआहिदों को ही देखा जाएगा और जो नई नेट बिलिंग रेगुलेशंस हैं वो यही रहेंगी? आपको वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट से कुछ ऐसा लग रहा है? उससे क्लियर नहीं है, उससे क्लियरली नजर आया, लेकिन जो वजीर आजम की स्टेटमेंट में जो मेन फोकस था वो इस चीज पे था कि जो पुराने लोग हैं उनको उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर उस कॉन्ट्रैक्ट की पासदारी की जाए, इस तरह की मेन स्टेटमेंट थी। उम्मीद करते हैं कि फर्दर क्लैरिफिकेशन आती है तो ये भी बात की जाएगी कि ये जो 1:5 का रेशियो है ये कहाँ से लेके आए हो, इसको 1:5 का रेशियो क्यों रखा है, 10 रुपए और 50 रुपए का फर्क क्यों रखा है, क्यों नहीं इसको 40 रुपए और 50 रुपए का फर्क रखा जाए, या 35 रुपए और 50 रुपए का फर्क रखा जाए, तो उसमें भी ग्रिड को जो है वो फायदा तो होगा, लेकिन सारिफ के साथ इतनी ज्यादती नहीं होगी जिस तरह से अभी के सिस्टम में जो प्रपोजल आए हैं उसमें जो प्रपोज की जा रही है। तो देखते हैं इस पे आगे क्या, हम इसको बड़े गौर से देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को, और देखते हैं आगे इसमें क्या क्या जो है ना डेवलपमेंट होती है फर्दर। और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए, क्या तब्दीलियां आनी चाहिए इन रेगुलेशंस के आने के बाद? सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें तब्दीली आनी है ना, अगर आप इसको पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और पाकिस्तान की ग्रिड की लॉन्ग टर्म बका के पॉइंट ऑफ व्यू तब्दीली है, वो ये है कि जो 10 रुपए और 50 रुपए का जो फर्क रखा हुआ है ये बहुत ज्यादा है, कि आप यूनिट सारिफ को बेचते हैं 50, 55, 60 रुपए का, और जो सारिफ से खरीदते हैं उससे 10 रुपए का खरीदते हैं, उससे बहुत सारा आपने गैप छोड़ दिया है, और उस गैप की वजह से लोग बैटरी की तरफ जाएंगे, और अगर लोग बैटरी की तरफ गए तो 3 साल 4 साल में आप इस सारिफ को लूज कर देंगे, या आपके नेटवर्क से ये सारिफ बाहर निकल जाएगा, और अगर ऐसा होगा तो लॉन्ग टर्म में ये डिस्को के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा, क्योंकि डिस्को के पास कस्टमर्स कम हो जाएंगे तो वो कैपेसिटी चार्जेस का मसला वहीं पर खड़ा हो जाएगा आके। तो इसलिए जरूरी है कि कोई ऐसा रेट दिया जाए जिससे जिससे डिस्को को भी फायदा होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने 1-to-1 पे ही रहना है, आप चाहे तो इस तरह का रेट रख लें कि 50 रुपए का अगर कस्टमर को बेचते हैं तो उसका 80% यानी 40 रुपए पे आप कस्टमर को से खरीदें, तो उससे ये हो रहा है कि डिस्को को भी फायदा हो रहा है, 20% का है 25% का उसको भी फायदा हो जाएगा, और साथ में सारिफ को भी ये होगा कि मैं बैटरी में मुसलसल गवर्नमेंट ये बात भी कर रही है कि जाहिर बात है जो बोझ है वो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा कौमी ग्रिड के ऊपर, तो ऐसी विन विन सिचुएशन क्या हो सकती है कि इन दोनों सूरत हाल को अगर देखा जाए तो हुकूमत इसको संभाल सके? बिल्कुल जी जी, क्या इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? वो विन विन सिचुएशन कैसे पैदा की जा सकती है वकास साहब? वो विन विन सिचुएशन इसी तरह पैदा की जा सकती है कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बात की जाए, जो दूसरे ममालिक में रियलिटी ऑफ द मार्केट को भी सामने रखा जाए। देखें व्हीकल्स जिसमें 4 पहिए वाली तो है ही, लेकिन 2 पहिए वाली भी बहुत ज्यादा है। जो डिमांड जनरेशन का मसला है वो इस चीज से सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप डिमांड जनरेशन करना चाहते हैं तो जब ये इलेक्ट्रिक बाइक्स और मोटर रिक्शाज और गाड़ियां भी जब चार्ज होंगी तो जाहिर ग्रिड पे एक डिमांड आएगी। तो कैसे इस चीज को इनकरेज किया जा सकता है, इसको बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है, ताकि जल्द से जल्द उससे ये होगा कि हमारा जो पेट्रोल की इंपोर्ट है उस पर भी बेहतर इम्पैक्ट आएगा, और हमारा जो माहौल है उसमें भी बेहतर इम्पैक्ट आएगा। तो इस चीज को कैसे इनकरेज किया जा सकता है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल पीक और ऑफ पीक के टैरिफ्स को किस तरह से प्ले किया जा सकता है कि जिससे दिन के टाइम पे जब सोलर की बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी होती है तो उस टाइम पे अगर तमाम नेटवर्क के लिए टैरिफ कम कर दिया जाए, सोलर सारिफिन के लिए भी और जो वो सारिफिन के लिए भी जिन्होंने सोलर नहीं लगाया है, उससे ये होगा कि सोलर का फायदा सबको मिलेगा।
और दिन के टाइम पे वैसे भी मार्जिनल कॉस्ट कम होती है क्योंकि सोलर की तरफ से बहुत ज्यादा पावर आ रही होती है, तो उस टाइम पे सबको ये फायदा पास ऑन किया जा सकता है। तो इस तरह के कुछ प्रैक्टिकल और कुछ क्रिएटिव सॉल्यूशंस को इस्तेमाल करते हुए डेफिनेटली सोल्यूशन निकाला जा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशंस हैं। सोल्यूशन ढूंढने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है और स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर आप वो स्ट्रगल करने के लिए तैयार हो एंड इजी वे आउट ना ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली आप मुल्क के लिए एक बेहतर पॉलिसी बना सकते हैं, और हम आपके साथ हैं इस चीज़ में, ज़रूर आपको सपोर्ट करेंगे जहाँ पे भी ज़रूरत होगी। सोलर एसोसिएशन हो गई, हमारी सोलर की इंडस्ट्री हो गई, हमारे एकेडमिक्स हो गए, तमाम खुशी से इसमें सपोर्ट करेंगे और हल निकालने में मदद करेंगे। और जाहिर बात है वकास के पावर डिवीजन की अगर हम बात करें तो उनकी इन रेगुलेशंस के हवाले से एक मेहनत भी है, दादोशुमार उन्होंने इकट्ठे किए होंगे। आपको लगता है कि उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया था, और अगर नहीं लिया था तो उनको लेना चाहिए ताकि कुछ बेहतर तजावीज़ सामने आए और उस पर फिर अमल किया जाए? कुछ 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 इस तरह लगता है कि उन्होंने स्टेक होल्डर्स को 2-3 दफा अमल करने की कोशिश की है, लेकिन उस अमल को सही से नहीं किया है। उसकी अब क्या वजह है एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता। फील होता है कि शायद उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, फाइनेंशियल प्रेशर कि भाई रिकवरी करनी है। वो जिस सही। तरह एफबीआर के ऊपर होता है ना कि उनके पास एक प्रेशर होता है कि वो पैसे पूरे करने, हर दफा वही सैलरीड क्लास के ऊपर या उसी बंदे के ऊपर जो टैक्स नेट में है उसी के ऊपर और बोझ डाल देते हैं। तो कुछ इस तरह का अप्रोच हो रहा है कि जानते हुए भी जो है वो चीज़ सही से नहीं कराई जा सकती है या कराई जा रही है इस पे, लेकिन हमें डेफिनेटली अमल करने की या इसको हमें फिक्स करने की जरूरत है इस चीज़ को, क्योंकि ये मुल्क का मामला है। और देखिए फिर 3-4 साल बाद हम उधर ही खड़े होंगे, एक और पॉलिसी आ रही होगी, एक और दफा कंफ्यूजन होगी। तो इससे बेहतर ये है कि हम इस मसले को एक थोड़ा लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से लेके इसको सॉल्व कर लें। बिल्कुल ठीक है वकास साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। ज़हीर भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। ज़हीर, अब पावर डिवीजन की जैसे कि कर रहा था, उनके हुकाम का क्या कहना है? अब जाहिर बात है उनकी एक बड़ी मेहनत थी, उन्होंने दादोशुमार इकट्ठे किए इन रेगुलेशंस के हवाले से। कुछ अपडेट्स इस हवाले से आपके पास आई हैं कि वज़ीर आज़म ने अब उनको कहा भी है दरख्वास्त दायर करने का नेपरा में? देखिए, अब वो मशावरत करेंगे और उसके बाद बाकायदा तौर पर नेपरा के पास जाएंगे। उससे पहले स्टेक होल्डर से मशावरत भी की जाएगी, क्योंकि पावर डिवीजन की जानिब से जो क्लेम किया जा रहा है वो तो यही है कि ग्रिड जो है वो अनस्टेबल हो रहा है, प्रोटेक्टेड सार्फिन बढ़ रहे हैं, उसके अलावा कैपेसिटी चार्जेस बढ़ रहे हैं। और फिर ये उनका ये कहना है कि ये क्लेम है कि ये जो अमीर लोग हैं ये इन्होंने सोलर इस्तेमाल किए हैं और सोलर इस्तेमाल करने के बाद ये प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आ गए हैं और ये 2 करोड़ से ज़ायद लोग ऐसे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इनकी रेगुलेशंस को चेंज किया जाए और